तो भाई लोग, ये कहानी भविष्य की एक ऐसी दुनिया की है जहां एक विशाल सोलर फ्लेयर विस्फोट की वजह से पूरी पृथ्वी की ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और रिजल्ट यह निकला कि धरती पर जीवन लगभग खत्म ही हो गया। इस घटना के लगभग 15 साल बाद हालात इतने खतरनाक हो गए कि कोई भी जीव सीधे धूप में जा ही नहीं सकता था, वरना जल जाता। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहानी की शुरुआत में फची नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं जो अपने रोबोट साथी ड्यूड के साथ बाहर खाने की तलाश में निकला है। जानलेवा यूवी किरणों से बचने के लिए फिश ने एक विशेष तरह का सूट पहना है जो उसे रेडिएशन से बचाता है और खतरों की चेतावनी भी देता है। वह ड्यूड अपने रोबोट के साथ एक सुनसान स्टोर में पहुंचता है जहां वे डॉग फूड और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। चारों ओर बस लाशें ही बिखरी होती हैं, पर वे उन्हें नजरअंदाज करते हैं। और फिर इसके बाद फिच उस बिल्डिंग पर एक निशान लगाता है ताकि उसे याद रहे कि वह इस बिल्डिंग को पहले ही लूट चुका है। फिर इसके बाद फिच और उसका रोबोट सामान लेकर अपने ट्रक में सवार हो जाते हैं और अपने नक्शे की मदद से एक सुनसान शहर में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से फिच के सूट में तूफान की चेतावनी मिलती है कि तूफान बहुत तेजी से और बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी फिच तेजी से भागने की कोशिश करता है और कई गाड़ियों से टकराता हुआ ऐन मौके पर शहर से दूर निकल जाता है। फिर इसके बाद फिच जल्दी से अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाता है जो पहले उसकी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी। तभी तूफान तेजी से उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन फिच और उसका रोबोट डुइट किसी तरह खुद को इमारत के अंदर सुरक्षित कर लेते हैं। फिर इसके बाद सुरक्षित होने के बाद फिच अपना सूट और डुइट को साफ करता है। फिर इसके बाद जब फिच नहाने जाता है तो वह जोर जोर से खांसने लगता है और फिर तभी हमें पता चलता है कि फिच एक खतरनाक रेडिएशन से जूझ रहा है और उसकी उम्र अब ज्यादा बची नहीं है। फिर नहाने धोने के बाद फिच अपने प्यारे कुत्ते को, जिसका नाम गुड ईयर है, उससे मिलता है जिसे वो बहुत प्यार करता है और उसे खाना भी देता है। खुद के लिए उसके पास खाने का बहुत कम सामान बचा है, इसलिए वह सिर्फ एक ड्रिंक पीता है। तभी फिज फ्रिज में रखे पीच कैन को बड़ी तरसती हुई निगाहों से देखता है, पर इसे एक खास मौके के लिए बचाकर रख लेता है। फिर इसके बाद फिच अपने मेन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है और इस प्रोजेक्ट का नाम था एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना। यह रोबोट उसके मरने के बाद गुड ईयर की देखभाल करेगा। तभी फिच के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर दी हैं और वह इस डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला है। वह बीच बीच में गुड ईयर के साथ बॉल भी खेलता है। तभी फिर जब शाम को अपनी एक रेडिएशन बुक के बारे में पढ़ रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि उस बुक पर ऐसा ही लिखा हुआ था। इसलिए फची सोने के बजाय रोबोट पर ही काम करना शुरू कर देता है। फिच लगभग रोबोट का सारा सिर बना चुका होता है, बस आंखों की कमी होती है। इसलिए वह डुइट की आंखें निकाल कर रोबोट को लगा देता है और वादा करता है कि बाद में डुइट को नई आंखें लगाएगा। जैसे ही वह रोबोट को एक्टिवेट करता है, वह बोल नहीं पाता, पर सिर हिलाकर फिच के सवालों का जवाब देता है। फिच की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह तुरंत उसकी बोलने की समस्या ठीक कर देता है। आखिरकार रोबोट बोलने भी लगता है यार, और अपना नाम जेफ चुनता है। जेफ फिच को बताता है कि वह डेटाबेस की सारी जानकारी जानता है। जेफ की प्रोग्रामिंग में सबसे पहला नियम यह है कि वह इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर इसके बाद फिच जेफ यानी कि अपने रोबोट को समझाता है कि उसका असली मकसद उसके मरने के बाद गुड ईयर को ख्याल रखना है, मतलब उसके कुत्ते का ख्याल रखना है। फिच अपने रोबोट को समझा ही रहा था कि तभी अचानक बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। इसलिए फिच बाहर जाकर विंड टरबाइन चालू करता है। इस बीच जेफ गुड ईयर से बात करने की कोशिश करता है, पर कुत्ता उसकी टांगों पर पेशाब करके चला जाता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि फची को एक दूर से एक जबरदस्त तूफान आता दिखाई देता है। इसलिए फिच जल्दी से अंदर भागता है और जेफ को वेदर स्टेशन से जोड़ता है। तभी फिच को पता चलता है कि अगले 24 घंटे में 4 अलग अलग तूफान मिलकर एक महाबवंडर यानी कि टोर्नेडो बना देंगे और करीब 40 दिन तक चलेगा यह हालचाल। इतने भयंकर बवंडर से बचना नामुमकिन है, इसलिए फिच तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। निकलने से पहले फिच अपना बचा कर रखा हुआ पीच कैन खाता है और अपनी नाक से बहते खून को नजरअंदाज करता है। वह नक्शे में देखता है कि बचने का एकमात्र रास्ता है पश्चिम दिशा में सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर जाना है। तभी फिच तेजी से जेफ की बॉडी को पूरा करता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि काम तो सिर्फ 72% ही हो पाएगा, समय बहुत कम है। इसलिए फिच जेफ का सिर उसके शरीर से जोड़ता है और सिर जुड़ने की वजह से जेफ खड़ा हो जाता है। फिच उसे चलना सिखाता है, जिसे देखकर गुड ईयर भौंकने लगता है। तभी फची अपना सारा जरूरी सामान पैक करता है। डुइट जिसके पास आंखें नहीं है बार बार चीजों से टकराता है। तभी हम डुइट को देखते हैं, डुइट के पास आंखें तो होती नहीं, इसलिए वह बार बार चीजों से टकराता है। तभी फिच अपने सिक्योरिटी कैमरे का इस्तेमाल करके उसे नई आंखें दे देता है। पूरी टीम आरवी व्हीकल में बैठकर निकल जाती है। आरवी है, आर्मी नहीं है, समझे।
तभी हम रास्ते में देखते हैं कि सारे इलाके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। तभी फिच अपने साथी रोबोट से और कुत्ते को अपने सुनहरे दिनों के बारे में बताता है। तभी फिच देखता है कि जेफ के सिर में एक स्क्रू ढीला है। वह एक नए शहर में रुककर मरम्मत करते हैं। मरम्मत के बाद जेफ फिच को पोस्ट कार्ड कलेक्शन दिखाता है। फिच सैन फ्रांसिस्को के पोस्ट कार्ड को संभाल कर रख लेता है जो उसे उसके किसी करीबी ने भेजा था। जेफ को सिडनी का पोस्ट कार्ड पसंद आता है पर वहाँ जाना मुमकिन नहीं है यार। मरम्मत पूरी तरह होने के बाद फिच कहता है कि वह खाने के लिए कुछ ढूंढने बाहर जाएगा। इस बार वह ड्यूट की जगह जेफ को अपने साथ ले जाता है जिससे ड्यूट मायूस हो जाता है। फची जेफ को सामान इकट्ठा करने के तरीका सिखाता है। वे घूमते घूमते एक मूवी थिएटर में पहुंचते हैं। जेफ अपनी ताकत से दरवाजा को आसानी से उखाड़ के फेंक देता है। अंदर जेफ पहली बार शीशे में खुद को देखकर बहुत खुश होता है। फिच को पॉपकॉर्न का एक बैग मिलता है। वह बाहर आकर जेफ को दिखाता है कि सूरज की किरणें इतनी तेज है कि पॉपकॉर्न अपने आप ही भुन गया। तभी उसी समय उन्हें दिखता है कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत अरबी में बैठकर भागने लगते हैं पर तूफान उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला ही होता है। तभी फिच जेफ की मदद से अरबी को तारों से बांधता है ताकि तूफान उसकी गाड़ी उड़ाने ले जाए। बीमारी के कारण फिच जल्दी से थक जाता है इसलिए जेफ फिच को वापस अरबी में भेजकर अकेले ही पूरी मेहनत से काम पूरा करता है। अंदर फिच गुड ईयर को एक कैबिनेट में भेजता है और खिड़कियों को ढककर जेफ को आवाज लगाता है। जैसे जेफ आखिरी तार बांधता है तूफान उनकी अरबी तक आ जाता है पर जेफ भी ऐन मौके पर अंदर घुस जाता है। अरबी जोरों से हिलने लगती है। तारे एक एक करके झटके से टूटने लगती हैं। आखिरकार सिर्फ एक तार बचती है, वही जिसे जेफ ने पूरी ताकत से लगाया था। तभी तूफान चला जाता है। अगले दिन सुबह जेफ अपने हाथों से अरबी को उठा लेता है ताकि फिच आराम से टायर बदल सके क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो चुकी थी यार, तूफान बहुत ज्यादा था। जेफ भी गुड ईयर पर भौंकने की कोशिश करता है यह सोचकर कि शायद वह कुत्तों की भाषा सीख जाएगा। फिच जेफ को समझाता है कि समय के साथ गुड ईयर उस पर भरोसा करना सीख जाएगा इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। रास्ते में जेफ पूछता है कि ट्रस्ट क्या होता है। तभी फची उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाता है। जब वह अपनी पहली नौकरी में था तो उसने अकेले ही सारी सॉफ्टवेयर समस्याएं हल कर दी थी पर नाम देने की बारी आई तो उसने पूरी टीम का नाम दिया। इस तरह सबने उसका भरोसा जीत लिया। हालांकि जेफ को यह कहानी कुछ खास समझ ही नहीं आई क्योंकि वह रोबोट यार, कोई आदमी नहीं है। तभी फची को जोर जोर से खांसी आती है और वे एक रेस्टोरेंट के सामने रुक जाते हैं। फिच बिना सूट पहने ही रेस्टोरेंट की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां उसने देखा कि उसकी खांसी में खून आ रहा है। गुड ईयर जेफ के साथ बाहर आने को राजी नहीं होता इसलिए फची उसे खुद रेस्टोरेंट में लेकर आता है और जेफ को अरबी की रखवाली करने को कहता है। जेफ ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाने ऑन करता है और अरबी चलाने की कोशिश करता है पर उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। शोर सुनकर फिच बाहर आता है। गुड ईयर भी उसके पीछे पीछे आता है और सूरज की किरणों पर पैर रखने ही वाला होता है तो फिच उसे तुरंत रोक लेता है। गुस्से में फिच जेफ को डांटता है फिर धूप में अपना हाथ आगे करके दिखाता है कि जे कितनी बुरी तरह जलाता है। वह चिल्लाता है कि जेफ की एक गलती से गुड ईयर मर सकता था और उसे सिर्फ गुड ईयर पर ही ध्यान देना चाहिए। बाद में जेफ उदास हो जाता है। तभी फिच को एहसास होता है तो वह जेफ को खुद गाड़ी चलाना सिखाता है। पहले तो दिक्कत होती है पर जल्दी जेफ टेक्निक सीख जाता है और आराम से ड्राइव करने लगता है। रात होने पर वह रुकते हैं और उत्तरी ध्रुवीय रोशनी देखते हैं जो ओजोन परत न होने के कारण आसानी से दिख रही है। जेफ पूछता है कि वह रात में सफर क्यों नहीं करते तो फिच बताता है कि रात के अंधेरे में छुपकर भूखे लोग हमला करते हैं। अगली सुबह गुड ईयर के भौंकने पर जेफ देखता है कि फिच को उल्टियां हो रही हैं और वह कांप रहा है। जेफ उसका ध्यान रखता है और उसे आराम करने को कहता है इसलिए जेफ खुद ही ड्राइव करने लगता है। जब वे नए शहर पहुंचते हैं तो जेफ गुड ईयर को फिच के पास छोड़कर ड्यूट को साथ लेकर खाने की तलाश में निकलता है। वे एक हॉस्पिटल में घुसते हैं। जेफ ऊपर जाता है और ड्यूट को नीचे दरवाजे पर रुकने को कहता है। दोनों यह नहीं देखते हैं कि कोई अंधेरे से उन्हें देख रहा है। जेफ को दवाइयां और जैकेट मिलती है। नीचे ड्यूट को कुछ खाने को मिलता है पर जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है एक जाल में फंसकर खत्म हो जाता है। तभी फची की आंखें खुलती हैं। वह रोबोट्स को ना देखकर समझ जाता है कि वे मुसीबत में है। कमजोरी की हालत में भी वह सूट पहनकर बाहर निकलता है और ड्यूट तक पहुंचता है। ड्यूट की हालत देखकर फिच उसका पावर बटन ऑफ कर देता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह हमला करने को तैयार हो जाता है। वह जेफ होता है। फची जेफ को बहुत डांटता है क्योंकि जेफ ने जाल पर ध्यान नहीं दिया। तभी पास से शोर सुनाई देता है और वे भागने लगते हैं। सीढ़ियों पर फिच बुरी तरह खांसता है और गिर जाता है। जेफ उसे उठाता है और वे किसी तरह बाहर आकर आर्मी में बैठकर भाग निकलते हैं। कुछ घंटों बाद रात में फिच को पता चलता है कि
कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। जेफ के पास नाइट विजन है, इसलिए वह गाड़ी की लाइट बंद कर देता है, पर पीछा करने वाली गाड़ी अभी भी उनके पीछे है। फिच की नजर सामने के अंडरपास पर पड़ती है। वह स्टीयरिंग घुमाकर अरवी को सड़क से उतार देता है, जबकि जेफ चेतावनी देता है कि अरवी की ऊंचाई अंडरपास से ज्यादा है। अरवी अंडरपास से टकराने की वजह से उसका सोलर पैनल खराब हो जाता है, इसलिए जेफ जल्दी से बाहर निकलता है और अरवी पूरी ताकत से धक्का देकर अरवी को पूरी तरह अंडरपास के नीचे छिपा देता है। वे डर कर पीछा करने वाली गाड़ी के निकलने का इंतजार करते हैं। तभी जेफ देखता है कि फिच खुद को बचाने के लिए एक बंदूक भी रखता है। पीछा करने वाली गाड़ी चली जाती है। फिच अरवी में हुए नुकसान को देखकर खुद को कोसता है कि अब इसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी और वे सैन फ्रांसिस्को नहीं जा पाएंगे। जेफ उसे हौसला देने की कोशिश करता है, पर फिच गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन जेफ हिम्मत नहीं हारता और अरवी में जाकर कहता है कि उसे फिच पर पूरा विश्वास है। इसलिए फची एक बार फिर से कहानी सुनाता है। सोलर फ्लेयर के बाद वह एक सुपरमार्केट में छुपा था। उसने एक माँ बेटी को देखा जिनके पास बंदूक थी। तभी एक गुंडा शॉर्ट गन लेकर आया। खींचातानी में गुंडे ने गोलियां चला दी और माँ बेटी दोनों मर गई। फिच जब बाहर आया तो उसे बच्ची के बैग में सहमा हुआ एक पिल्ला मिला। उस दिन फिच ने उस पिल्ले को अपना मानकर उसका नाम गुडईयर रखा और उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगली सुबह जेफ अरवी चला रहा होता है। वह पोस्ट कार्ड चेक करता है और पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड फची के पिता ने साइन किया था और बाकी पोस्ट कार्ड खाली थे। उसी पल कंप्यूटर सूचना देता है कि यूवी किरणें अब उतनी खतरनाक नहीं है। अचानक एक तितली अरवी से टकराती है। जेफ अरवी को रोककर फिच को उठाता है। फिच हैरान होकर अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत होता है, जरा सा भी नहीं चलता यूवी रेज की वजह से। इसलिए फिच खुशी में झूम उठता है और धूप का मजा लेने बाहर आ जाता है। उसे आसपास तितलियां और फूल दिखाई देते हैं और अब इसकी वजह से उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह झूम उठता है। कई घंटों के सफर के बाद उन्हें पास के एक इलाके में पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। फिच यह खुशी मनाने के लिए सूट पहनकर अरवी रोककर सूरज की धूप में पिकनिक करने बैठ जाता है। जेफ बताता है कि उसने कल रात उन सबको ब्रिज पर खड़े देखा था। जेफ अब इंसानों की तरह सपना देखना सीख गया था। जेफ पूछता है कि फिच ने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों कहा। फची उसे एक नई कहानी सुनाता है। बचपन में उसकी माँ ने बताया था कि उसके पिता की रगों में वाइकिंग्स का खून है। फिच के पिता उसके पैदा होने से पहले ही चले गए थे, क्योंकि वह एक इंजीनियर थे जो बड़े बड़े पुल बनाया करते थे। फिच ने अपने पिता से कभी बात नहीं की, पर उनके 15वें जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट कार्ड मिला था। उसके पिता ने लिखा था कि वह एक दिन वह अपने बेटे से मिलना चाहेंगे। फिच ने इसी खास मौके के लिए सूट खरीदा था। बदकिस्मती से उसके बाद फिच को अपने पिता की कोई भी खोज खबर नहीं मिली। जेफ को यह कहानी दिलचस्प लगी। उसने कहा कि अगर वे जल्दी निकलते हैं तो 18 घंटों में गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं, जहां का पोस्ट कार्ड फिच के पिता ने भेजा था। मगर फिच याद दिलाता है कि वह वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वह जल्द ही मरने वाला है। वह जेफ को बॉल फेंक कर गुडईयर के साथ खेलना सिखाता है, मगर जब जेफ बॉल फेंकता है तो गुडईयर वापस लाकर फची को दे देता है, क्योंकि वह अभी भी जेफ पर विश्वास नहीं करता। अचानक फिच को खांसी में बहुत सारा खून आने लगता है। जेफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर फिच कहता है कि अब पहले से उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। पर फिच कहता है कि वह पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुका है। वह जेफ से हाथ मिलाता है और गले लगाता है। फिच अरबी में जाकर लेट जाता है और गुडईयर उसके पास चला जाता है। जेफ बाहर ही रुककर सामान इकट्ठा कर रहा होता है। जैसे सूरज डूबता है उसे गुडईयर के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि फची मर चुका है। जेफ और गुडईयर मिलकर फिच को सूट के साथ ही जलाकर बिल्कुल वाइकिंग्स वाला अंतिम संस्कार देते हैं। पहले तो जेफ को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, पर उसे जल्दी याद आता है कि उसने गुडईयर की देखभाल का वादा किया है। इसलिए फिच ने गुडईयर को खाना खिलाया और फिर बॉल फेंकी। इस बार गुडईयर पहली बार बॉल वापस जेफ के पास ही लेकर आया। जल्दी वे दोस्त बन गए और गुडईयर ने जेफ को गले भी लगाया। वे फिर से रास्ते पर निकल पड़े, क्योंकि वे फिच की मंजिल सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते थे। अंत में
जब वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो जेफ ने फिच की याद में एक मेमोरियल बनाया और गुड ईयर के साथ गोल्डन गेट देखने गया। वहाँ की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने वहाँ के लोगों के संदेश देखे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े थे। वह सब देखकर जेफ ने गुड ईयर से कहा कि उन्हें बचे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक पोस्ट कार्ड पर अपनी टीम की ड्राइंग बनाकर टांग दी और गुड ईयर इसी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा। भाई कहानी बहुत इमोशनल थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी कहानी फिर से ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।